नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने 2024 के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं में भरा जोश, योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के निर्देश। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज, बीजेपी संगठन में भी हुआ मंथन। मंत्री सौरभ बहुगुणा बोले, भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी बीजेपी। दून अस्पताल में व्यवस्थाओं की खुली पोल, स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर मरीजों के साथ हो रहा खिलवाड़। एक ही बेड पर 2 गर्भवती महिलाओं की हो रही देखरेख। चमोली हादसे पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, गणेश गोदियाल बोले, 16 लोगों की मौत पर सरकार ने कार्रवाई के नाम पर की खानापूर्ति, कंपनी के मालिक पर हो हत्या का मुकदमा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी तेज होती दिख रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर निर्देश दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव, बागेश्वर उपचुनाव के साथ साथ 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी ने कई तरह की रणनीति बनाई है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आए और इस दौरान उन्होंने कई तरह के निर्देश पार्टी नेताओं को दिए तो कई कार्यक्रम भी तय किए। बीएल संतोष ने जहां प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक ली, तो वहीं पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों, पार्टी के सभी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्षों और मोर्चे के प्रभारियों के साथ भी बैठक की, तो मीडिया सेल और सोशल मीडिया सेल के साथ भी बैठक की, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए रणनीति बनाई। मुख्य रूप से जो नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव हैं, अपने सहकारिता के चुनाव हैं, उन चुनाव के सभी कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में उनके पर्यवेक्षक के रूप में भेजने वाले हैं। और लोकसभा चुनाव के तहत सांसदों की जो बड़ी ग्राम पंचायतें हैं उनमें उनका प्रवास हो, सांसदों के आगामी दिनों के कार्यक्रमों और बड़ी संख्या में एससी समाज है, एसटी समाज है, उनके अलग अलग पक्ष हैं, उन सब के भी बड़े बड़े सम्मेलन इस बीच हम लोग करेंगे। ये कार्यक्रमों की श्रृंखला भी बनी है। इसके साथ साथ मंत्रियों के प्रवास अब ग्रामीण में हो, अटल चौपाल उन्हें हम प्रारंभ करने वाले हैं और प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार उपलब्धियों को बूथ स्तर पर ले जाकर और रात्रि प्रवास करके प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ को सशक्त करने का भी हम लोग काम। कुल मिलाकर देखें तो पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में नजर आ रही है, तो वहीं प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव और बागेश्वर उपचुनाव को लेकर भी पार्टी जनता तक पैठ बनाने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के सहारे पहुंच बनाने की कोशिश में है। और यही कुछ दिशा निर्देश बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री की तरफ से मिले हैं। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल का कहना है कि जिन योजनाओं का लाभ सीधे महिलाओं को मिला है, उसका प्रचार प्रसार महिलाओं के बीच जाकर किया जाएगा। उसमें ये बताया गया कि मोर्चों की भूमिका क्या रहेगी। जो मोर्चा जिस चीज़ को लीड कर रहा है, माना महिला मोर्चा है, महिला मोर्चा महिलाओं को लीड करता है, तो महिलाओं के संबंध में क्या क्या काम करने हैं, क्या सरकार कर रही है, उन तक बात कैसे पहुंचेगी, ये सब चीज़ें यहाँ पे समझाई गई हैं। कल जैसे पदाधिकारी बैठक हुई और उसमें भी आगे के जो आगामी कार्यक्रम हैं वो तय हुए कि क्या होने वाला है। अगले 6 महीने में पार्टी किस तरीके के अभियान लेगी, किस तरीके के कार्यक्रम करेगी, कैसे बूथ स्तर तक जाएगी और कैसे जो एक आम व्यक्ति है उस तक अपनी बात को पहुंचाएगी। हमारी केंद्र और प्रदेश सरकारों के जो मुद्दे हैं, जो हमने काम किए हैं, जो योजनाएं हैं, उसका लाभ कैसे व्यक्ति तक पहुँचे, हर व्यक्ति तक पहुँचे, वो कैसे होगा, उसके कार्यक्रम तय हुए। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि आम जनता तक पहुंच बनाने के लिए पार्टी हाईकमान ने नेताओं को जनता के बीच रहने के निर्देश जारी कर दिए हैं। ऐसे में देखना होगा कि पार्टी हाईकमान से मिले निर्देशों का पार्टी नेताओं पर कितना फर्क पड़ता है। खासकर सांसद और मंत्रियों को जो निर्देश मिले हैं, वो लोकसभा चुनाव से पहले कितना समय जनता के बीच बिताने के लिए समय निकालते हैं। उत्तराखंड का सबसे बड़ा दून अस्पताल, जहां न सिर्फ राज्य के लोग उपचार के लिए आते हैं, बल्कि बाहर से भी मरीज अपना इलाज करवाने के लिए दून अस्पताल का रुख करते हैं। लेकिन यहां की व्यवस्था जब आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि जब सबसे बड़े अस्पताल की ये व्यवस्था है तो फिर बाकियों की क्या स्थिति होगी। देखिए दून अस्पताल की व्यवस्थाओं की पोल खोलती हमारी ये खास रिपोर्ट।
उत्तराखंड के सबसे बड़े अस्पताल का हाल देखिए। दून अस्पताल की सच्चाई देखिए। मरीजों को मिलने वाली व्यवस्था देखिए। लाचार मरीजों की तस्वीर देखिए। देखिए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी, दून अस्पताल का हाल देख लीजिए। ये वही दून अस्पताल है जिसे उत्तराखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल का तमगा हासिल है। ये वही दून अस्पताल है जहां उत्तराखंड से ही नहीं बल्कि बाहरी राज्यों से भी लोग अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। लेकिन उन्हें इलाज के नाम पर, व्यवस्था के नाम पर क्या दिया जा रहा है आपकी आंखों के सामने है। जिस स्वास्थ्य व्यवस्था को आप पटरी पर बताते हैं ना, आपकी वही व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है। गर्भवती महिलाएं जिन्हें उचित व्यवस्था की दरकार है, उन्हें भी कभी बेड नहीं मिलता तो कभी स्ट्रेचर के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। अब जो दून अस्पताल से तस्वीर आई है मंत्री जी, जरा उस पर भी गौर कीजिएगा। डिलीवरी के बाद जच्चा बच्चा का ख्याल आपके इस दून अस्पताल में कैसे रखा जाता है, इसकी हकीकत भी देख लीजिए। नियम के मुताबिक वार्ड में एक बेड पर एक महिला मरीज को रखा जाना चाहिए। बजाय इसके एक बेड पर आपको 4 लोग यहाँ नजर आ जाएंगे, 2 महिला और 2 नवजात। वार्ड में जिस तरफ भी आपकी नजर जाएगी, हाल आपको यही नजर आ जाएगा। क्या यही है आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था मंत्री जी? इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि नवजात को किस तरह से बेड पर रखा गया है, जिसे ठीक तरह से जगह तक नहीं मिल पा रही है। आपका स्वास्थ्य विभाग क्या ऐसी ही व्यवस्था की दुहाई देता है? दून अस्पताल आने वाले ये लोग मजबूर हैं क्योंकि इनकी जेब भरी नहीं है। प्राइवेट अस्पताल का खर्चा वहन नहीं कर सकते, लेकिन उस सरकार पर विश्वास तो जरूर कर सकते हैं जिन्हें अपना कीमती वोट देकर सत्ता पर बैठाया है। लेकिन जब बात लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देने की आई तो देखिए ये है आपके सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का हाल। दून चिकित्सालय की हालत यह है कि एक बेड पर 4 लोग हैं, 2 जच्चा और 2 बच्चा, और आज ही की ये वीडियो है। वहीं दून चिकित्सालय की लिफ्ट के बाहर एक महिला ने प्रसव किया है। उसके अलावा समाचार पत्रों से ये संज्ञान में आया है कि एम्स ऋषिकेश के इमरजेंसी में स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण एक महिला को गाड़ी में प्रसव करना पड़ा। मैं पूछना चाहती हूँ इन सत्तासीनों से, इसलिए मांगा था प्रचंड बहुमत, क्या इस प्रदेश की महिलाओं ने इसीलिए आपको भर भर के इतना बहुमत दिया कि आप दिल्ली में अपने नेताओं की परिक्रमा करें और लव जिहाद और लैंड जिहाद पर आप आतंक मचा के रखें, लेकिन रोजगार पर बात न करें, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क पर बात न करें, कानून व्यवस्था पर बात न करें? बहुत ही बुरे हालात हैं स्वास्थ्य व्यवस्था के। हैरानी की बात है, प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल जहां पर तमाम व्यवस्था होने का दावा किया जाता है, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर्स को पहाड़ चढ़ाने की बात कहते हैं, लेकिन जो व्यवस्था दून अस्पताल की है उसे देख ये समझना कठिन नहीं कि पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल क्या होगा। ऐसी स्थिति में जरूरत है तो सिर्फ ये कि ऐसी तस्वीरें, ऐसे मामले सामने आने के बाद इस पर गंभीरता से एक्शन लिया जाए और उम्मीदों भरी नजर से देख रही जनता को उनके हक की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाए। उम्मीद करते हैं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी आप हमारी ये रिपोर्ट देखें और मामले में उचित कदम उठाएं। प्रदेश कांग्रेस ने राज्य के कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बेरोजगारी, महंगाई के अलावा करंट हादसे में उठाए गए कदम पर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। गोदियाल ने कहा कि 16 लोगों की मौत पर सरकार चंद गिरफ्तारी और कंपनी ब्लैकलिस्ट कर अपनी पीठ थपथपा रही है। असल में सरकार को कंपनी मालिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि सरकार ने चमोली हादसे के बाद अपनी पीठ को स्वयं इस रूप में थपथपाया है कि उन्होंने कठोर कार्रवाई करते हुए उन कंपनियों को उत्तराखंड में काम करने के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया। मैं समझता हूं सरकार इस कार्रवाई को कठोर कार्रवाई बताकर उत्तराखंड के लोगों को अपमान कर रही है। क्या किसी कंपनी को ब्लैक लिस्ट करना कठोर कार्रवाई होता है? नहीं। सरकार से ये मांग की जाती है, सरकार से अपेक्षा की जाती है कि सरकार उन कंपनियों के मालिकों पर, उन कंपनियों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करे। 16 लोगों की जान गई है। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गोदियाल ने कहा कि उनके विभाग में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। गोदियाल ने श्रीनगर कैथ लैब का जिक्र करते हुए कहा कि कैथ लैब में यहाँ पर स्पेसिफिकेशन में लॉकिंग सिस्टम अपनाया गया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंत्री धन सिंह अपने चहेतों को काम दिलाने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था बना रहे हैं। गणेश गोदियाल ने सीएम धामी से
से मंत्री धन सिंह रावत के विभागों की जांच की मांग की। सिर्फ नियुक्तियों का नहीं, धन सिंह रावत जी के विभाग में सिर्फ नियुक्तियों का खेल नहीं, नियुक्तियों में तो खेल है ही, जो जिसका मैंने आपको बताया कि किस तरह से लोक सेवा आयोग की परिधि के पदों को बिना नियम के चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को दे दिया जाता है, और वो भी ये जानते हुए कि ये लोक सेवा आयोग की परिधि के पद हैं, ये इस पर भर्ती करते हैं, और वो भर्तियां भी आज प्रश्नों के दायरे में है, उन पर भी लोग तमाम किस्म के सवाल उठा रहे हैं। अभी आप ही के पत्रकार भाई ये कह रहे थे कि उसी में से एक कैंडिडेट ऐसा है कि जो किसी दिवंगत भाजपा नेता के रिश्तेदार हैं, और उनको बहुत कम नंबर आने पर भी उनको वहां स्थान मिल गया। तो ये सब बातें हैं, पर इसके अलावा धन सिंह रावत जी का हर कारनामा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा हुआ है। राजधानी देहरादून में महानगर महिला कांग्रेस ने नगर निगम का घेराव किया। शहर में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर महानगर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ने मेयर के खिलाफ हल्ला बोल किया। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि नगर निगम बिना सत्यापन के लोगों को दुकान आवंटित कर रहा है, स्ट्रीट लाइट बंद है, नाले नालियां जाम हैं, और पार्षद अपने क्षेत्र में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए निगम के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। कि हमने बहुत विभिन्न मुद्दों पे घेराव किया है, क्योंकि हम प्रार्थना पत्र देते देते जो है थक गए हैं। लाइटें नहीं लग रही हैं, ना लाइटों का जो ठीक करने का कार्य है व्यवस्था उसकी बहुत ही ख़राब है। मेरे वार्ड में 60% लाइटें ख़राब है। अगर लाइट वाले आते हैं 5 से 7 लाइटें ठीक करके चले जाते हैं। अगर आपके वार्ड में 160 से 170 लाइटें ख़राब है तो आप खुद सोचिए 5-5 लाइटें ठीक करते हुए वो कितने दिन में एक वार्ड को सुधार पाएंगे। बाजपुर में किसानों ने भूमि बचाओ आंदोलन किया। किसानों के आंदोलन को समर्थन देने के इच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ पहुंची। आंदोलन में किसानों को संबोधित करते हुए बेहड़ ने कहा कि वो शासन प्रशासन की हिटलर नीतियों के खिलाफ है। दरअसल बाजपुर से 5838 एकड़ भूमि से लोगों को हटाया जा रहा है। ऐसे में किसान प्रभावित लोगों के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, भूमि बचाओ आंदोलन जो लोग हमारे कर रहे हैं, यहाँ के लोग, बहुत ठीक है। और ये लड़ाई जो है ये यहाँ के हकों की लड़ाई है लोगों की। जो सरकार का निर्णय जो खैरवाल डीएम ने उसमें किया, वो आदेश जो है हिटलर का आदेश था। ऐसा हिटलर आदेश करते हैं कि राज्य बनने के बाद आज हमें तो सहूलियतें मिलनी चाहिए, हमारी जमीन जायदाद की सरकार को रक्षा करनी चाहिए, और रक्षा के बजाय सरकार जमीनें छीन रही है। नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा सभी राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य मार्गों के किनारे से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिए जाने के बाद नैनीताल प्रशासन अब हरकत में आ गया है। अतिक्रमण हटाने को लेकर डीएम वंदना सिंह ने कहा कि सभी राज्य मार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों का सर्वे वन विभाग, राजस्व विभाग और रोड एजेंसी द्वारा कराए जाने की कवायद शुरू की जा रही है। इस दौरान जो भी स्थायी या अस्थायी अतिक्रमण चिन्हित किए जाएंगे उनको हटाने का काम शुरू किया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय ने कुछ निर्देश दिए हैं, जिसमें हाईवेज, स्टेट हाईवेज और नेशनल हाईवेज के किनारे जो अनऑथराइज्ड तरीके से अतिक्रमण किया गया है विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा, तो उसमें अभी चिन्हीकरण की कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने टीम बनाई है। कुछ अतिक्रमण चिन्हित हो भी गए हैं। जो खुटानी बदमपुरी वाला क्षेत्र है उसमें कुछ अतिक्रमण चिन्हित हुए थे, जिनमें से 1-2 को हटवा भी दिया गया है माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में। और नया जो सीमांकन वगैरह है, चिन्हीकरण है, उसकी कार्रवाई चल रही है। समय से इसको हम लोग प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे और जो भी कंप्लायंस है वो माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित करी जाएगी। प्रदेश भर के साथ साथ देहरादून में भी आई फ्लू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। दून मेडिकल कॉलेज में ऐसे मरीजों का तांता लगा हुआ है। आई फ्लू के पेशेंट की संख्या में इजाफा होता दिख रहा है। अस्पताल प्रबंधन भी लगातार लोगों से आइसोलेट होने को कह रहे हैं। वहीं दून मेडिकल कॉलेज के यहाँ पर आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर पीयूष सोडी ने कहा कि आई फ्लू से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 1 से 2 हफ्ते में ठीक हो जाने वाली बीमारी है। ऐसे में किसी व्यक्ति को अगर आई फ्लू हो जाता है तो उसे अपने आप को आइसोलेट कर देना चाहिए और दूसरों के संपर्क में नहीं आना चाहिए। देखिए, जो आई फ्लू है इसको जनरली हम वायरल कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, और ये एक वायरस की वजह से होता है जिसको एडिनो वायरस बोलते हैं। ये जनरली फैलने वाली डिजीज है, जो कि एक तरीके से वायरल डिजीज है। तो इससे रोकथाम के लिए हमें जिसको भी ये चीज़ हुई है उसको सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट करना होगा। जो भी वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उन चीज़ों को सबसे पहले सेपरेट करना होगा,
और अगर जैसे ही आपको लगता है कि आपकी आंख में थोड़ी सी भी जलन, सूजन या फिर लाली आ रही है, तुरंत आप अपने नजदीकी अस्पताल में जाइए और उचित उपचार लीजिए। देहरादून में कुछ वक्त पहले क्लीन दून ग्रीन दून के तहत नगर निगम ने शहर के सभी इलाकों से डस्टबिन हटाए थे। नगर निगम का प्लान था कि शहर के सभी डस्टबिन को हटाकर सभी घरों से निगम की गाड़ी जाकर कूड़ा इकट्ठा करेगी ताकि शहर का प्रत्येक इलाका कूड़ा मुक्त हो सके। हालांकि निगम का ये प्लान पूरी तरह सफल नहीं हो पाया, जिसके बाद निगम ने कुछ क्षेत्रों में तो डस्टबिन वापस से लगा दिए, लेकिन कुछ क्षेत्रों की ओर निगम का ध्यान नहीं गया, जिसके चलते अब सड़क के किनारे कूड़ा पड़ा हुआ है, जो कि लोगों के लिए परेशानी का सबब बना है। कि डस्टबिन को हमने डस्टबिन फ्री करने के लिए हमने शहर में एक योजना बनाई थी कि हम शहर भर से सारे डस्टबिन हटाएंगे, लेकिन अभी हमने देखा है कि जहाँ जहाँ से हम डस्टबिन हटा रहे हैं वहाँ थोड़ी दिक्कतें आ रही है, इसलिए हमने अभी कुछ डस्टबिन हटाई है। आगे हटाने की कोई हमारी ऐसी कोई प्रोग्राम नहीं है, ऐसी कोई योजना नहीं है, लेकिन जब वो जितने डस्टबिन हटाए थे वो जिस दिन प्रयोग सफल होगा उसके बाद हम उसमें आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी नगर निगम की सफाई व्यवस्था को लेकर अब मुख्य नगर आयुक्त एक्शन मोड में आ गए हैं। सफाई के नाम पर कर्मचारियों के वार्ड से गायब रहने और काम न करने जैसी शिकायतें मिलने के बाद मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं, जिसमें अब ऐसे लापरवाह और कामचोर कर्मचारियों के निलंबन के बाद सीधे बर्खास्त की कार्रवाई होगी। बता दें कि नगर निगम के 60 वार्ड में लगे 900 से अधिक कर्मचारी कई जगह पर सफाई नहीं कर रहे हैं, लिहाजा स्थानीय पार्षद और लोगों की शिकायत पर अब कार्रवाई होगी। हमें संज्ञान में आया है कि कुछ कर्मचारी काम ठीक से नहीं कर रहे हैं और नायक उन पर कड़ाई सख्ती कर रहे हैं, तो उनके अनुसार विवाद हो रहा है। फिर कर्मचारी आरोप लगा रहे हैं कि नायक गलत कर रहे हैं। तो मैंने अपने नगर स्वास्थ्य अधिकारी से अपेक्षा करी है कि वो ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर कर्मचारियों में और नायकों में विवाद हो रहा है उसकी गोपनीय जाँच कराएँ और स्पष्ट करें कि कौन दोषी है। दूसरा, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि चाहे नायक हों चाहे कर्मचारी पर्यावरण मित्र हों, जो भी अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा है, अपनी बीट में अपने क्षेत्र में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कर रहा है, नालियों को क्लीन नहीं रखने का काम नहीं कर रहा है, अब पुष्टि होने पर मैं किसी भी दशा में उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करूंगा। पौड़ी जिले में थलीसैंड, चौथन और पीटसैंड क्षेत्र को आपस में जोड़ता एकमात्र मोटर पुल भारी बारिश के बाद ढह गया। गनीमत रही कि इस दौरान मोटर पुल से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था। स्थानीय लोगों ने बताया कि 20 जुलाई को बादल फटने की वजह से पुल के आसपास की सड़क क्षतिग्रस्त हुई थी। पुल टूटने से आवागमन में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। देहरादून के हाथीपुर स्थित सर्वे ऑफ इंडिया के पास एक महिला का शव मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अपनी जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में बताया जा रहा है कि मृतका को मौत के घाट उतारने से पहले उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया। हालांकि पुलिस प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। देखिए, थाना कोतवाली में एक अज्ञात डेड बॉडी मिलने की सूचना मिली थी, जिस सूचना पर मौके पर पुलिस गई है। थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत सर्वे गेट के सामने कालिदास रोड के पास ये महिला की डेड बॉडी मिली है, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष पता चल रही है। आइडेंटिफाई करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो बॉडी को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि सिडकुल चौक कार और ट्रक की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। जबकि दूसरा मामला काशीपुर रोड का है, जहां तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत हुई। तीसरा मामला लालपुर चौकी का है, जहां 6 दिन से लापता युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस तीनों ही मामलों की जांच कर रही है। इसमें एक सिडकुल थाना क्षेत्र में थाना पलनगर क्षेत्र में सिडकुल चौक की एक घटना है, जिसमें एक वाहन की दुर्घटना हुई है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और एक व्यक्ति उसमें घायल है। उनके भी पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। और एक एक्सीडेंट की घटना जो है रुद्रपुर थाना क्षेत्र में हुई है, काशीपुर बाईपास पर, जहां पर एक व्यक्ति की मृत्यु एक्सीडेंट में हुई है। और साथ में एक बॉडी जो मिली थी किच्छा में, जो कि लगभग 52 ईयर्स के थे और इनकी 24 तारीख को हमारे यहाँ गुमशुदगी दर्ज थी, जिनकी शिनाख्त परिवार वालों ने अपने जो उनके परिचित हैं उनके रूप में किया। और इन तीनों मामलों में पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। उसमें जो भी तथ्य आते हैं प्रकाश में और जो भी परिजनों के बयान होते हैं उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने 2024 के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं में भरा जोश, योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के निर्देश। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज, बीजेपी संगठन में भी हुआ मंथन। मंत्री सौरभ बहुगुणा बोले, भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी बीजेपी।
दून अस्पताल में व्यवस्थाओं की खुली पोल, स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर मरीजों के साथ हो रहा खिलवाड़, एक ही बेड पर 2 गर्भवती महिलाओं की हो रही देखरेख। चमोली हादसे पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, गणेश गोदियाल बोले 16 लोगों की मौत पर सरकार ने कार्रवाई के नाम पर की खानापूर्ति, कंपनी के मालिक पर हो हत्या का मुकदमा।